हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी अपने आसपास एक चीज़ को जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ड्रीम 11 कोई गेम हो या फिर अन्य तरीके के जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, उनका प्रचलन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और खासकर इस समय मार्केट में ऐसे गेम्स की भी बाढ़ सी आने लगी है, या फिर कई बार हमें स्क्रॉल करते समय पॉपअप्स के दौरान कई बार ऐसे गेम्स के विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं जो हमें पैसे जीतने या इनाम के तौर पर पैसे जीतने की बात करते हैं। इनको लेकर के सरकार ने एक रेगुलेशन लगाए जाने की बात कही है, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है कि इस पर एक तरह से विनियमन किया जाना बहुत जरूरी है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, और जो आज का टॉपिक है वह है भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार को रेगुलेट करेगी सरकार, और इससे जुड़े कुछ नियम प्रस्तावित कर दिए गए हैं। तो इन नियमों में क्या क्या खास बात है, किस तरह से इन नियमों को लाया गया है, गेम्स की कैटेगरी की भी बात यहाँ पर हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ साझा करना है। यहाँ पर दृष्टि आईएएस ने आईएएस प्रीलिम्स 2023 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जीएस से संबंधित यानी सामान्य अध्ययन के लिए एक लाइव ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। ठीक, इससे जुड़ी जो कक्षाएं हैं 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, और इस क्लास में एडमिशंस शुरू हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी जो फीस है बहुत ही किफ़ायती है, और काफ़ी कम कीमत पर यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और विशेष बात यह है कि यह एक तरह से लाइव ऑनलाइन कोर्स है, जहां पर जो कक्षाएं हैं आपको लाइव देखने को मिलेंगी, और आप अपने मोबाइल फ़ोन में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से इन कक्षाओं को एक्सेस कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि 4.5 महीनों के अंतर्गत इस कोर्स को पूरा करा दिया जाए, और लगभग 1 साल तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं, बार बार रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंटेंट की बात आती है, वहाँ पर जो इससे जुड़ी हुई किताबें हैं, ठीक है, वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जो क्विक बुक सीरीज है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 1 वर्ष तक आपको दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन निःशुल्क मिलती रहेगी। टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें प्रीलिम्स से संबंधित उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो 2023 का आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि न्यूज़ क्या आई थी। न्यूज़ आई है द ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इन इंडिया एंड प्रपोज्ड रूल टू रेगुलेट इट। तो ऑनलाइन मार्केट भारत के अंतर्गत किस तरह से बढ़ रहा है और कौन से रूल इसके अंतर्गत लाए गए हैं। तो वर्तमान प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं। केंद्रीय कानून बनाए जाने की बात कही गई है, तो केंद्रीय कानून ही क्यों बनाना है, इससे जुड़ी भी बात समझनी होगी हमें। क्या चिंताएं हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार कितना बड़ा है, क्योंकि जब मार्केट साइज हमें पता होगा तब हम इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि इसके अंतर्गत जो खतरे हैं या फिर संभावनाएं हैं, या फिर जो लाभ की एक तरीके से आने वाली संभावनाएं हैं, वो कैसी होंगी। तो टास्क फोर्स ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, ये भी जानेंगे। इससे जुड़े हुए जो मंत्रालयों का जिक्र किया गया है कि जो मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय किस तरह के गेम्स को रेगुलेट करेगा, इसके बारे में भी जिक्र है, क्योंकि कैटेगरीज की काफ़ी बड़ी हो सकती है। ठीक, इसके अलावा एक निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल जो कि मेंस के लेवल पर आप लिखने का अभ्यास जरूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करें। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत यह विषय जुड़ सकता है साइबर सुरक्षा, धन शोधन को रोकना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा, खासतौर से आर्थिक स्तर पर। आर्थिक के अलावा भी इसके बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते रहते हैं, उन पर भी हम बात कर लेंगे। तो बहुत सारे एड्स हमारे चारों तरफ हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर एक उदाहरण ले तो रमी सर्कल की बात है, जहाँ पर पैसे जीतने का एक तरीके से बात कही जाती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक, कई सारे और ऑनलाइन गेम्स हैं जो पैसे लिए जाने या दिए जाने की बात करते हैं, हर समय इनाम जीतने की बात करते हैं। एक और जो तरीका है फैंटेसी क्रिकेट ऐप, जिन्हें हम कहते हैं ड्रीम 11 या फिर कोई और हो सकते हैं, जिनके एडवर्टीजमेंट हम अक्सर देखते रहते हैं, कई बार उसमें शामिल भी होते हैं। तो क्या ये मार्केट जो इस समय ग्रो होता दिख रहा है वह किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यही सवाल सरकार के भी सामने आए, क्योंकि इससे जुड़े जो कई सारे हमने इसके पहले इंस्टेंसेस देखे या फिर घटनाएं देखी, तो उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं, जिसमें हमें कई सारी बातों को जानना है। तो ऑनलाइन गेमिंग जो इस वक्त चल रही है भारत में, उसको रेगुलेट करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाने की बात कही गई है, क्योंकि इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है जो इनको ठीक तरह से डिफाइन करता हो, इनके बारे में अलग अलग तरह से इनको रेगुलेट करने के प्रावधान करता हो। क्योंकि रूपरेखा बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था। गठन किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, और इसमें अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो सचिव थे वो शामिल थे। तो मई 2022 में मेटी ने इसका गठन किया था। इसी मंत्रालय को शॉर्ट फॉर्म में मेटी कह देते हैं। तो केंद्रीय नियामक निकाय के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, यानी केंद्रीय स्तर पर कोई रेगुलेटरी बॉडी यहां पर बनाई जाए। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के दायरे में लाने की भी बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि इन गेम्स में पैसा कहां से आ रहा है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बारे में भी जानकारी ठीक तरह से नहीं मिल पाती। इसके अलावा इसमें दो बातें और हैं। इसमें कहा गया है गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस, जो कि पैसे से संबंधित है, इनको ठीक तरह से डिफाइन कर दिया जाए। तो गेम्स ऑफ स्किल कौन से गेम है? जहां पर कोई व्यक्ति, कोई जो खिलाड़ी है, उसकी योग्यता के आधार पर वह खेलता है, वह कितना योग्य है, उस गेम को खेलने में कितना माहिर हो चुका है, कितना सिद्धहस्त है, उस हिसाब से वह उस गेम को खेलता है। जैसे ये पत्ते वाला गेम हो गया, ठीक। दूसरा जो गेम है गेम ऑफ चांस, जहां पर कहा जाता है कि आपका लक काम करता है, जिसे एक तरह से हम गैम्बलिंग मार्केट के अंतर्गत भी शामिल करके देख सकते हैं कि अगर आपने एक नंबर चूज किया, वो नंबर आया तो आप जीते, अगर नहीं आया तो नहीं जीते। तो इसमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिनको लेकर के केंद्रीय कानून बनाए जाने की बात कही गई है। तो केंद्रीय कानून, एक सवाल ये हो सकता है कि केंद्रीय कानून ही क्यों बना रहे हैं, क्या राज्य के स्तर पर कानून नहीं बना सकते? तो यहाँ पर एक समस्या ये है कि राज्यों के स्तर पर अभी के समय जो स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। उसमें राज्यों ने ये बताया है कि राज्यों के पास कई तरह की जो शक्तियां हैं वह मौजूद नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग अभी तक तो राज्य का विषय है, लेकिन ऐसा कहा गया है या राज्यों की तरफ से भी ऐसी मांग आई है कि इसको केंद्र के स्तर पर रेगुलेट किया जाए। मान लीजिए ऐसा हो सकता है किसी एक गेम को किसी एक राज्य में बैन कर दिया गया या फिर उस पर रेगुलेशन लगाए गए, लेकिन बाकी किसी और राज्य में उसको उस तरह से रेगुलेट नहीं किया गया, तो उसका जो एक उद्देश्य है कि देश के स्तर पर ऐसी कोई गतिविधि ना हो, वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा उनके पास जियो ब्लॉकिंग जैसे नियमों को लागू करना भी मुश्किल होता है, ताकि वो इस तरह से ओवरऑल इसको वो रोक सके। और एक राज्य में पारित कानून दूसरे राज्य में लागू तो नहीं होगा जब तक दूसरा राज्य उसको लागू ना करना चाहे। तो जो रेगुलेशन है उसमें विसंगति की स्थिति देखने को मिलती है। वही बात कि एक राज्य में चल रहा है, दूसरे राज्य में बंद है, तो इस तरह से वो ठीक तरह से तो रोकने को नहीं आया, यानी उस गेम को नहीं रोका जा सका। इसके अलावा जो सट्टेबाजी साइट हैं उनको ब्लॉक करने के लिए पर्याप्त शक्तियां राज्य के पास नहीं है। इसलिए फिर क्या कहा गया, केंद्रीय स्तर पर कानून बनाए जाने की जरूरत है। तो समस्या क्या क्या है, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी क्या क्या चिंताएं हमें देखने को मिलती हैं? पहली चिंता है सामाजिक चिंता, जहां पर समाज के कई सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में चूंकि ज्यादातर युवा वर्ग इसमें शामिल होता है, इसलिए एक तरह से युवा वर्ग का उसमें शामिल होना कितना सही है या फिर कितना आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से, उनके समाज के हिसाब से ठीक होगा, इसको देखना है। इसके अलावा लोगों के द्वारा इसमें बड़ी रकम गंवाने की बात भी अक्सर देखने को मिलती है। लोग काफ़ी सारा पैसा उसमें डुबा देते हैं। कई तरह के जो भी ऐप इसमें बनाए गए हैं, गेम बनाए गए हैं। कई बार आत्महत्याएं जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि किसी गेम के चलते, जैसे कुछ समय पहले हमने एक गेम का नाम सुना था ब्लू व्हेल नाम का, उस गेम की वजह से भी कई सारे बच्चों ने आत्महत्याएं की थी। इस तरह के और सारे, जब मतलब एक तो ये तरीका हो गया कि गेम की वजह से ऐसा उकसाएगा, दूसरा कई बार इतनी बड़ी रकम गंवा दी जाती है। कई बार गेम में बच्चे इतना ज़्यादा पैसा अपने माता पिता का खर्च कर देते हैं कि गिल्ट की वजह से फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ कोई रेगुलेटरी सिस्टम हमारे पास या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। शिकायत अगर करनी है तो शिकायत कहाँ करें यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए, किसके पास जाकर हम कंप्लेंट करें? जो खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं गेम में, उनकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं, आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से, उनके व्यक्तिगत डेटा को लेकर के, ठीक, और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर के। इसके अलावा इससे जुड़े कई सारे भ्रामक विज्ञापन आते हैं, कोई किसी तरह के दावे करता है, तो वो दावे कितने सही हैं, इनको कौन रेगुलेट करेगा? इसीलिए फिर इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात कही गई है। मार्केट साइज कितना बड़ा है ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि मार्केट साइज जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट कितनी तेजी से डेवलप होता जा रहा है। 2022 में भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग की अगर हम बात करें तो उसका जो रेवेन्यू था, राजस्व था, वह कितना था? 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, एक अनुमान के मुताबिक। और एक और अनुमान है जो कहता है 2025 तक ये 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसमें जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसकी बात करें तो 2017 से 2020 के बीच में देश में उद्योग जो था इससे जुड़ा हुआ 38% की CAGR से बढ़ा था। यहां पर CAGR का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एक तरीके से चक्रवृद्धि रूप से जो उसका विकास हुआ
उससे जुड़ा हुआ एक तरीके से आंकड़ा है। CAGR प्रदर्शित करता है एक वर्ष से अधिक समय में यदि हमें किसी चीज की ग्रोथ आंकना हो तो उस निवेश के हिसाब से फिर कितने % की ग्रोथ हुई है वो प्रति वर्ष का औसत निकालता है। तो यहां पर ही जो 38% है ये आपको 2017 से 2020 के बीच में प्रति वर्ष का एक तरह से औसत दिखाई दे रहा है, 38% का ग्रोथ हुआ है। चीन में अगर देखें तो यही 8% है और यूएसए में 10% है, यानी भारत में इसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ज्यादा है। तो भारत में इसलिए आप देख रहे हैं कि जो भी चाइनीज कंपनी है, चीन की कंपनी या फिर अमेरिका की कंपनी, वो चाहते हैं कि उन्हें इंडियन मार्केट में एक्सेस मिलता जाए। और इसके अलावा 2024 तक राजस्व में 15% की CAGR वृद्धि का भी अनुमान है और ये जो रकम है $153 बिलियन तक पहुंच सकती है राजस्व की। ठीक, इसके अलावा इसमें जो न्यू यूजर्स की बात करें कि नए जो गेमर्स हैं वो कितने ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो भारत में लगातार 2 वर्षों से देखा गया है कि दुनिया में सबसे तेजी से यूजर जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट की उपलब्धता भी बढ़ी है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स भी आए हैं, खासकर यंग जनरेशन के हाथ में। तो इंटरनेट का जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो बहुत ज़्यादा हमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में तो दिखाई देता है कि लोग यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ये सारी चीज़ देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी दिखाई देता है। तो भारत में लगातार जो यूज़र है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ 2020 में 40% थी, वहीं 2021 में लगभग 50% तक हो गई है नए यूज़र्स की संख्या। फिक्की की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रांजैक्शन बेस्ड जो गेम्स हैं उसके राजस्व में 26% की वृद्धि हुई है। गेमर्स की संख्या में अगर हम बात करें तो 2020 में 80 मिलियन के आसपास थी, जो कि 2021 में 95 मिलियन तक हो गई है। और ये बेसिक डेटा है, हो सकता और भी ज़्यादा ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अब इस सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए टास्क फोर्स ने क्या कहा है, इसको जान लें। पहली बात कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए हमें एक केंद्रीय स्तर का कानून चाहिए जो पूरे देश के लेवल पर इन चीज़ों को रेगुलेट करे। दूसरा, यहाँ पर 2 तरह के गेम्स की बात आई है। पहले वो जो वास्तविक रूप से पैसों से जुड़े हैं, जो रियल मनी से जुड़े हुए गेम्स हैं। दूसरे जो फ्री गेम्स हैं। इन फ्री गेम्स में भी एक कैटेगरी है फ्री गेम्स ऑफ स्किल्स, जहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई गेम खेल सकते हैं, वो फ्री है, उसमें पैसे नहीं देने हैं। ठीक, इसमें कुछ और कैटेगरी भी है, जैसे ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट और कार्ड गेम। ई स्पोर्ट्स आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे गेम जहां पर प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। जो दर्शक हैं वो इस गेम का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो उसमें बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ई स्पोर्ट्स एक बड़ा एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन करके, बड़ा मार्केट बन करके उभर रहा है। दूसरे हैं ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम, जहां पर किसी रियल गेम में, जैसे कोई क्रिकेट का गेम है, मान लीजिए ड्रीम 11 टीम के बारे में आप जानते ही होंगे, MPL के बारे में जानते हैं, माई 11 सर्कल, कई सारे नाम ऐसे हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रियल गेम में इस तरह की एक संकल्पना लाई गई है कि आप इसमें ऐसी एक टीम बनाएंगे जहां रियल प्लेयर्स को आप शामिल करेंगे और एक अनुमान लगाएंगे कि किस तरह से वो गेम में आगे रियल टीम प्ले करेगी। आपका अनुमान जितना सही होगा उतना आप इसमें जीत रहे होते, कुछ ऐसा। इसके अलावा अगला रमी कार्ड गेम, जो भी पैसे से जुड़ा हुआ है। तो कई सारे इस तरह के गेम आज के समय में प्रचलित हो चुके हैं। कुछ गेम ऐसे हैं जो सामान्य गेम है, बिना पैसे वाले हैं। ऐसा कहा गया है कि इनको फिर शामिल ना किया जाए, मतलब जो रेगुलेटरी है, जो रेगुलेशन है, इस तरह के गेमों में लगाया जाएगा, और जो सामान्य गेम है जो पैसों से संबंधित नहीं है वो इसमें फिर शामिल ना होंगे। हालांकि ऐसे गेम जो पैसों से संबंधित नहीं है, यदि आने वाले समय में उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो फिर रेगुलेशन के लिए आना चाहिए कि वो किसी तरह का न्यूडिटी कंटेंट या फिर किसी तरह का और अनुचित कंटेंट, भ्रामक विज्ञापन, इस तरह की चीज़ों को ना बढ़ाएं। ठीक है, तो ये कुछ सिफारिशें हैं। एक सिफारिश है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक नियामक निकाय का निर्माण किया जाए, एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो कि कौशल यानी स्किल्ड गेम्स या फिर चांस वाले गेमों के लिए डिसाइड करे कि किन गेमों को स्किल्ड गेम के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे हमने कार्ड वाले गेम की बात की थी, जहां पर कोई जो प्लेयर है वो अपने कौशल या योग्यता की वजह से खेलता है। दूसरा चांस वाले गेम है, जैसे कि इसी तरह का कोई कैसीनो से रिलेटेड गेम है, वहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो इनके बीच में निर्धारण करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। दूसरा, अलग अलग जो गेमिंग के फॉर्मेट्स हैं उनको भी प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र का निर्माण करना होगा, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत जैसा एक त्रिस्तरीय ढांचा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए निर्धारित है, कुछ वैसा ही होगा। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म पे एक शिकायत निवारण प्रणाली बनानी होगी।
उद्योग के लिए एक स्वनियामक निकाय बनाना होगा, यानी उद्योग जो गेमिंग उद्योग है ऑनलाइन, वो खुद के लिए एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बना सकता है और सरकार एक निरीक्षण समिति का भी गठन करेगी जो समय समय पर इसके बारे में देखता रहेगा कि सही से काम हो रहा है या नहीं। तो जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में एक कानूनी इकाई के रूप में भी काम करेगा, ताकि अगर उससे जुड़ी हुई कोई कानूनी कार्रवाई वाली बात आती है तो भारत के कानूनों के अंतर्गत भी उसको देखा जा सके। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वो एक रिपोर्टिंग संस्था के रूप में भी कार्य करेगा। तो इन सारी बातों में एक बात ये पता चली कि सरकार बेसिकली ये चाह रही है कि इन सभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो सभी गेम्स चल रहे हैं, उसका रेगुलेशन ठीक तरह से हो जाए। तो हालांकि अभी ये प्रस्ताव है, कितने प्रस्ताव किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे, किस तरह से उनको रेगुलेट किया जाएगा, ये हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रस्ताव जानना भी इसलिए जरूरी है कि हमें इसके की पॉइंट्स पता चल सके कि कौन कौन से पॉइंट इसमें हम अपने उत्तर लिखने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आ जाता है और आपको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तब आप 2-4 बेसिक बातों के अलावा कोई महत्वपूर्ण या डीप बात नहीं लिख पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की जो बात है, अगर हम प्रभारी मंत्रालयों की बात करें कि किस मंत्रालय को किस तरह के गेम्स को देखने के लिए एक तरीके से रिकमेंड किया गया है, तो ऑनलाइन जो गेमिंग है उसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कुछ गेम्स को देखेगा, जैसे कि गेम्स ऑफ स्किल की बात है ये देखेगा, विज्ञापन है इससे जुड़े हुए ये देखेगा, सामग्री का यानी जो कंटेंट है उसका वर्गीकरण से संबंधित जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको भी ये देखेगा। अगली श्रेणी जो हमने पीछे चर्चा की ई स्पोर्ट्स की, ये आ सकती है खेल विभाग के अंतर्गत। इसके अलावा ऐसी जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं जहां पर सही तरीके से फ्रॉड हो सकता है, किसी उपभोक्ता के साथ कोई गलत विज्ञापन है, तो ये उपभोक्ता मामले का मंत्रालय देखेगा। कुछ गेम है गेम ऑफ चांस वाले, जैसे कि जुए से संबंधित हो सकते हैं, तो इसके लिए प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट जो अभी प्रस्तावित है इसके अंतर्गत इसको शामिल करने की बात कही गई है। तो डिजिटल इंडिया ऐप की प्रतिबंधित सूची है इसमें प्रस्तावित की गई है, उसमें इनको शामिल कर देंगे तो फिर ये ऐप आने वाले समय में फंक्शनल नहीं रह सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो कुछ ऐप जो इस तरह के काम करेंगे, जुए से जुड़े होंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको समझें, क्योंकि इस समय भारत में सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी जो वेबसाइटें हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है, और कई सारे ऐसे भी खेल हैं जो भारत में ऑलरेडी अवैध हैं, इलीगल हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल हो, ठीक, किसी तरह के न्यूज़पेपर्स हैं या फिर कोई टीवी प्रोग्राम है, तो इनमें भी इनका विज्ञापन हमें देखने को मिलता है, ठीक, और ये लोकप्रिय रूप से उपयोग भी किए जा रहे हैं। तो इनका जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंतर्गत डिजिटल पेमेंट भी किए जाते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में इस समय जो इलीगल तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ऐसे गेम्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, चाहे वो भारत में बनाया गया हो या भारत के बाहर बनाया गया हो, इन सभी पर लगाम लग सकेगी। और जो डिजिटल रूप से सुरक्षा है किसी कंज्यूमर की वो सुनिश्चित हो सकेगी, और देश में एक रेगुलेशन अथॉरिटी बन सकेगी जो इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में यदि आने वाले समय में कोई भी क्लेम उठता है उसको डील कर सकेगा। ठीक, ये इससे जुड़ा हुआ एक निष्कर्ष है। सवाल क्या है आज का? भारत में बढ़ते ऑनलाइन खेलों का चलन समानांतर रूप से धन शोधन और उपभोक्ताओं के आर्थिक नुकसान को बढ़ावा दे सकता है। कथन के आलोक में इससे जुड़े प्रस्तावित नियामकीय ढांचे पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आप इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।